नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा दिनांक 4 अगस्त 2024 के राजनीति शास्त्र विषय के प्रश्न पत्र में पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न हैं, जो कि आपको आगामी विभिन्न राज्यों की सहायक आचार्य परीक्षा एवं जो प्रतियोगी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सहायक होगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, उचित माध्यम से का नियम प्रत्यक्षतः संबंधित है, तो यह पद सोपान से संबंधित है, थ्रो प्रॉपर चैनल का जो सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 2, वी.ए. ग्रेक्विनाच का फार्मूला संबंधित है, तो वह ध्यान के विस्तार क्षेत्र से है, स्पान ऑफ अटेंशन। जो नियंत्रण निर्देशन के क्षेत्र की बात की जाती है उसमें वी.ए. ग्रेक्विनाच अपना फार्मूला जो है कि देते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का पारंपरिक उपागम है? तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का पारंपरिक उपागम संस्थानिक उपागम या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह आसियान के सदस्य देश हैं? तो इस प्रश्न में दो विकल्प समान रूप से सही हैं, विकल्प ए तथा विकल्प सी। थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया ये आसियान में शामिल हैं। वहीं थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार ये भी आसियान के सदस्य देश हैं। प्रश्न संख्या 5, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कैसे प्राप्त करें? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा इस संबंध में वहाँ पर निर्णय करती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 6, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएँ होनी चाहिए? तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए प्रथम अर्हता है कि वह भारत का नागरिक हो तथा द्वितीय अर्हता है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प ए होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 7, यदि विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ऐसी स्थिति में सदन की बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य करेगा और इसका प्रावधान जो है कि अनुच्छेद 180(1) में किया गया है। प्रश्न संख्या 8, संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या करता है? तो अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण शक्ति से संबंधित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा, केवल एक सही है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? तो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना राष्ट्रीय हित का प्रथम कार्य है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 10, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में सॉफ्ट पावर की प्राथमिक परिभाषा क्या है? सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट जोसेफ नई के द्वारा दिया गया है और इसका आशय होता है अन्य देशों को मजबूर करने की बजाय उन्हें आकर्षित करना और संयोजित करने की क्षमता। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रजानायक धनिक तंत्र का विचार दिया? तो यह विल्फ्रेड पेरेटो के द्वारा दिया गया है, जो कि एक अभिजनवादी सिद्धांत शास्त्री हैं। प्रश्न संख्या 12, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह भारतीय संसद में निहित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 13, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसीलिए इसको यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। प्रश्न संख्या 14 का संबंध भी मध्य प्रदेश से ही है, इसीलिए इसको यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। प्रश्न संख्या 15, यह भी आपके मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, इसलिए इसको भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि अन्य नेट वगैरह की परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्न संख्या 16, भारत में ओम्बुड्समैन की स्थापना करने की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो सर्वप्रथम यह मांग के.एम. मुंशी के द्वारा की गई थी 1960 में। उसके बाद M.C. सीतलवाड़ ने 1962 में तथा L.M. सिंघवी ने 1963 में ऐसी मांग जो है कि की थी। प्रश्न संख्या 17, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है? तो चाबहार बंदरगाह का संबंध ईरान से है, ईरान में यह है
और भारत द्वारा इसे विकसित करने पर भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होगा। यही उसका जो है कि महत्व है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 18, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस अध्याय का संबंध युद्ध नीति से है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का 10वां अध्याय जो है वह युद्ध नीति से वहाँ पर संबंधित है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति एवं स्वरूप के संबंध में किस सिद्धांत का उल्लेख नहीं है? तो शांति पर्व जो कि महाभारत ग्रंथ से संबंधित है, उसमें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है और राज्य का साव्ययी सिद्धांत भी उसमें है, लेकिन शक्ति या बल के सिद्धांत का उसमें उल्लेख नहीं है। अतः यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। प्रश्न संख्या 20, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखों की श्रृंखला अरविंदो घोष ने निम्नलिखित में से किसमें प्रकाशित की? तो यह इंदु प्रकाश में प्रकाशित की गई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का अभिकर्ता नहीं है? तो राजनीतिक दल, धार्मिक संस्थान और हित समूह राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण है, जबकि सेना राजनीतिक समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। प्रश्न संख्या 22, भारत में अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं की परीक्षा में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को स्वीकृति कब दी गई? तो यह 1979 के दौरान जो है कि दी गई। प्रश्न संख्या 23, किस देश में ओम्बुड्समैन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है? तो यह स्वीडन में है। आप जानते हैं कि ओम्बुड्समैन संस्था जो है कि सबसे पहले स्वीडन में ही जो है कि आई थी। प्रश्न संख्या 24, साफ्टा कब अस्तित्व में आया? तो साफ्टा 1 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आता है और साफ्टा का जो पूर्ण रूप है वह है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जो कि सार्क देशों का समूह है। हालांकि इस पर हस्ताक्षर 2004 में ही हो गए थे। प्रश्न संख्या 25, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है? तो दल बदल विरोधी कानून का उपबंध अनुसूची 10 में है और यह 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 द्वारा जो है कि जोड़ी गई थी। प्रश्न संख्या 26, यह किसने कहा कि मुख्य कार्यपालिका एक समस्या निवारक पर्यवेक्षक तथा भविष्य के कार्यक्रमों का प्रोत्साहक होता है? तो यह मार्शल डिमार्क के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा, यह मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, इसीलिए इसको यहाँ पर जो है कि छोड़ दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 28 भी आपका मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। प्रश्न संख्या 29, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किन राज्यों में क्रमानुसार अपनाई गई? तो सर्वप्रथम आप लोग जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में अपनाया गया और राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नागौर जिले में इसका उद्घाटन किया गया और इसी के बाद आंध्र प्रदेश में उसी वर्ष में उसी माह में 11 अक्टूबर 1959 को जो है कि पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प यहाँ पर सी होगा। प्रश्न संख्या 30, सत्ता नैतिक रूप से तभी वैध होती है जब इसकी स्थापना लोगों की सहमति पर की जाती है। इस कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह मार्सिलियस का कथन है। उनका ये जो कथन है वो एक ग्रंथ या बुक हम कह सकते हैं ऑन पॉलिटिक्स में है, एलन रैंड की बुक में, जो कि 2012 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 31, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार किन क्षेत्रों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया? तो मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल इसमें जो है कि शामिल किए गए। अतः विकल्प यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस विषय पर राज्य विधानसभा कानून बना सकती है? तो लोक व्यवस्था, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर वह कानून बना सकती है, लेकिन अफीम की खेती के संबंध में वह कानून नहीं बना सकती है। अतः यहाँ पर प्रश्न का विकल्प सी सही होगा। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभाग का गठन सर्वप्रथम 1919 में एक अलग शैक्षणिक विषय के रूप में किया गया था? तो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग का निर्माण जो है विल्स विश्वविद्यालय में 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया गया था और वह वुड्रो विल्सन चेयर की वहाँ पर स्थापना की गई थी और इसके जो प्रथम प्रोफेसर थे वो अल्फ्रेड जर्मन थे। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सी घटना शीत युद्ध काल के दौरान सबसे पहले घटित हुई? तो शीत युद्ध काल के दौरान की घटनाओं को यदि हम क्रम में रखें तो बर्लिन एयरलिफ्ट 1949 में तथा उसके उपरांत कोरिया युद्ध 1950 में, वियतनाम युद्ध 1955 में और क्यूबन मिसाइल संकट 1962 में होता है। क्यूबन मिसाइल संकट को हम बे ऑफ पिग्स भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 35, मई 2024 तक मध्य प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों की संख्या लगभग कितनी? तो वो 407 थी। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्न संख्या 36, रूसों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन 1, रूसो का मानना है कि आज़ादी का त्याग मनुष्य होने के दावे का त्याग है, जो कि सही है। कथन 2, रूसो के लिए आज़ादी व्यक्ति द्वारा नैतिक आत्मनिर्णय की क्षमता है। तो दोनों ही यहाँ पर कथन सही है, अतः जो सही उत्तर है वो विकल्प सी होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 37, भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सार्वजनिक चुनाव में मतदान कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कहीं भी उल्लेख नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा जाता है, और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है, और इस प्रकार से वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में हैं। प्रश्न संख्या 38, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा हुई थी, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 39, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण की बहस के 4 आयाम क्या हैं? तो इस प्रश्न का सही विकल्प उत्तर बी है, अंतर्राष्ट्रीयकरण, तकनीकी क्रांति, विक्षेत्रीकरण और उदारवाद। प्रश्न संख्या 40, किस पश्चिमी विचारक ने साक्षरता, पोषण, जन्म और मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी के स्तर, निश्चित पूंजी निर्माण की दरों व उत्पादकता के सूचकांक के लिए गैप अप्रोच का प्रयोग किया? तो यह आंद्रे गुंदर फ्रैंक के द्वारा किया गया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 41, हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण शामिल नहीं किया था? तो हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में बौद्धिक क्रिया, अभिकल्प क्रिया और चयन क्रिया तीनों शामिल हैं, लेकिन शोध प्रक्रिया उसमें शामिल नहीं है। हर्बर्ट साइमन को 1978 में उनके इसी निर्णय निर्माण सिद्धांत के कारण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार जो है कि दिया गया था। प्रश्न संख्या 42, संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें उन विचारों का संवहन एवं ठीक पुनरावृत्ति की जाती है जो प्रतिपुष्टि से सुदृढ़ होते हैं और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों को प्रेरित करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन W.G. स्कॉट का है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 43, हलाली परियोजना का नाम क्या है? तो यह विशेष करके मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, हालांकि इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है, सम्राट अशोक सागर विदिशा। प्रश्न संख्या 44 का संबंध भी आपके मध्य प्रदेश राज्य से ही है, इसीलिए यहाँ पर इसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। प्रश्न संख्या 45 भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 46 पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कृति बनानाज बीचेस एंड बेसेस मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेखक हैं? तो सिंथिया एनेलो इसकी लेखक हैं। यह ग्रंथ 1989 में जो है कि प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 47, मार्गेंथाउ की राजनीतिक यथार्थवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किस बात पर बल देती है? तो मार्गेंथाउ की राजनीतिक यथार्थवाद की अवधारणा मानव स्वभाव में निहित राजनीति के वस्तुनिष्ठ नियमों पर बल देती है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 48, कौन सी विचारधारा मजबूत राज्य नियंत्रण का समर्थन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विरोध करती है? तो यह फांसीवादी विचारधारा है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किसने भारत को न केवल हिंदू मुहावरों के संदर्भ में परिभाषित किया बल्कि शब्दों को समानार्थी माना? तो यह V.D. सावरकर द्वारा किया गया, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किस वर्ष में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्र का प्रकाशन किया? तो बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्र का प्रकाशन B.R. अम्बेडकर द्वारा 1927 में किया गया, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 51, किसी राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसके अधिक होने पर व्यवस्था पर अतिभार उत्पन्न हो जाता है? तो मांग के अधिक होने पर राजनीतिक व्यवस्था में क्या है? अतिभार उत्पन्न हो जाता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रकट कार्यों और अप्रकट कार्यों में भेद किया है? तो रॉबर्ट मर्टन ने प्रकट कार्यों और अप्रकट कार्यों में भेद किया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 53, पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सरकारी सेवारत या वेतन पाने वाला अथवा सरकारी कार्यों के लिए शुल्क पाने वाला व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आता है? तो धारा 21 के अंतर्गत, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा।
प्रश्न संख्या 54, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता संबंधी विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए जनवरी 1997 में एक कार्यदल का गठन किया? तो एच.डी. शौरी की अध्यक्षता में यह कार्यदल का गठन किया गया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन अल्पतंत्र के लौह नियम से जुड़ा है? तो रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा जो है कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगोरेसी दिया गया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का समानार्थी है? एक इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एक मुमकिन या वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य सामान्य नियम या प्रकटन की व्याख्या करने हेतु नियमों का समूह। प्रश्न संख्या 57, 1950 में वित्तीय मामलों की किस समिति का निर्माण किया गया? तो प्राक्कलन समिति, जो कि संसद की एक समिति है, उसका निर्माण जो है कि किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। 52, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ए सिस्टम ऑफ लॉजिक, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, यूटिलिटेरियनिज्म, ये सभी जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखी गई हैं, जबकि द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट यह फ्रेडरिक एंजल्स की पुस्तक है, जो कि 1884 में प्रकाशित होती है। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक का यह मानना है कि मानव इतिहास की पूरी प्रक्रिया असीम चेतना के आत्मज्ञान अर्थात सुनिश्चित अंतिम बिंदु की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है? तो ये जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल का मानना है। आप लोग जानते हैं कि हीगल ने जो विकास की प्रक्रिया वो है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया वहाँ पर दी थी। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से किसने यह बताया कि प्लेटो ने व्यक्ति को विकल्प की स्वतंत्रता नहीं दी, जो कि एक अविभाज्य मानव अधिकार था? तो इसाइया बर्लिन का यह मानना है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से किस अभिविन्यास का उल्लेख गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्मा ने अपनी राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना में नहीं किया? तो वे भावात्मक अभिविन्यास, मूल्यपरक अभिविन्यास और संज्ञानात्मक अभिविन्यास की तो बात करते हैं, लेकिन तथ्यपरक अभिविन्यास की बात वे नहीं करते, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 62, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? तो कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है वो राज्य नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिष्ठापित है, और कल्याणकारी राज्य शब्द का जो प्रयोग है वो अनुच्छेद 38 में किया गया है। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने लेख हिस्टोरिकल इनविटिबिलिटी में कार्ल मार्क्स के इतिहासवाद की आलोचना की? तो यह इसाइया बर्लिन के द्वारा की गई थी, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 64, जॉन रॉल्स के अनुसार स्वयं सिद्ध आधार वाक्यों और सिद्धांतों पर शर्तों को थोपने से न्याय की संकल्पना का निगमन नहीं हो सकता। इसकी जगह इसका सही साबित होना बहुत सारे विचारों के आपसी समर्थन का मसला है, जिसमें सारी बातें एक साथ सुव्यवस्थित दृष्टिकोण में समाहित हो जाएं। इसे रॉल्स कहता है सुचिंतित संतुलन, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 65, किसने कहा था कि शक्ति वह है जिसमें राज्य अपनी नीतियों से अधिक अन्य राज्यों की नीतियों को प्रभावित करते हैं? तो यह कथन केनेथ एंड पाल्च का है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 66, 1980 के दशक के प्रारंभ में ब्रांट आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि अमीर देशों से गरीब देशों को उनके सतत विकास के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों का हस्तांतरण होना चाहिए। केवल विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 67, भारत में भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग ने कब से स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किया? तो यह 1919 से कार्य करना प्रारंभ किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 68, परमाणु निशस्त्रीकरण संधियों के अनुपालन की निगरानी और सत्यापन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यहाँ पर जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1957 में की जाती है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से कौन नव यथार्थवाद के सिद्धांत के प्रणेता है? तो नव यथार्थवाद से संबंधित जो है वो केनेथ पाल्च हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 70, भारत में बजट प्रक्रिया का मुख्य किरदार किसे माना जाता है? तो अब भारत में बजट प्रक्रिया का मुख्य किरदार किसे माना जाता है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है बताना, क्योंकि वित्त मंत्रालय भी बजट निर्माण में उसकी भूमिका होती है, वित्त मंत्री की भी भूमिका होती है, तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो आयोग के द्वारा आंसर की दी गई थी उसमें संसद को माना गया था, और मुझे लगता है कि संसद को इसलिए माना गया था क्योंकि संसद की बिना स्वीकृति के जो भारत की संचित निधि है उससे व्यय नहीं कर सकती है सरकार, और जब तक संसद अनुच्छेद 114 के अंतर्गत जो विनियोजन विधेयक की व्यवस्था है उसको पारित नहीं कर देती है, तब तक जो है कि पैसा नहीं निकाला जा सकता, इसलिए यहाँ पर संसद को माना गया होगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह डी है, संसद।
प्रश्न संख्या 71, निम्न में से कौन दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? तो न्यायमूर्ति JP सिंह नहीं थे, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 72, मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करने और अन्य प्रयोजनों के लिए किसे लेख जारी करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य उच्च न्यायालय दोनों को इस संबंध में शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 जो कि स्वयं एक मौलिक अधिकार है, और राज्य उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस तरह की रीट जारी करने की शक्ति जो है कि है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थायन का योग मानता है? तो हेलियो ज्योग्राइव जो है कि राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थाकरण का योग मानता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प यहाँ पर डी होगा। प्रश्न संख्या 74, राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता कथन 1, राज्य या केंद्र का समाज में अधिकाधिक प्रवेशन या पहुंच, तथा कथन 3, बृहत व व्यापक आधार वाली नौकरशाही, ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं, अतः यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। 1 और 3 सही हैं। प्रश्न संख्या 75, समानता शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो समानता या लिबर्टी यदि हम इक्वलिटी यदि हम कहें तो इस शीर्षक से कई लेखकों द्वारा पुस्तक लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर 1931 में एक पुस्तक आती है इक्वलिटी, HR टानी द्वारा लिखित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, चूँकि आयोग की आंसर की में भी बी ही बताया गया था, तो बी उत्तर इसका सही है। प्रश्न संख्या 76, उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की आलोचना की क्योंकि यह प्रासंगिकता की कीमत पर वैज्ञानिक परिशुद्धता पर अत्यधिक बल देता था, यथास्थिति का समर्थन करता और मूल्य मुक्त विज्ञान पर जोर देता था। तीनों ही सही हैं, अतः उपरोक्त सभी यहाँ पर विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित देशों में से किस देश की संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सभी सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो कनाडा की, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति के मार्क्सवादी उपागम की विशेषता नहीं है? तो सी, सांस्कृतिक दृष्टि से स्थिर उपागम, यह इसकी विशेषता नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 79, G20 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो G20 का प्राथमिक उद्देश्य है साझेदारी विकसित करना और एक नवोन्मेषी वित्त पोषण एजेंडा को बढ़ावा देना, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 80, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान जी द्वारा 19 सितंबर 1960 को किया गया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 81, मध्य प्रदेश से संबंधित है, हालांकि इसका उत्तर जो है कि सी है, 50 है। प्रश्न संख्या 82 भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राज्य की संचय निधि पर भारित व्यय होगा? तो राज्यपाल की उपलब्धियां तथा भत्ते, राज्यपाल के पद के संबंधित अन्य व्यय, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, ये सभी राज्य की संचय निधि पे भारित होंगे, अतः यहाँ पर विकल्प सी इसका सही है। 1, 2, 3 सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 84, किस कार्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत आवश्यक हैं? तो यह राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा विलोपन के लिए व्यवस्था इसमें की गई है, और वर्तमान में 6 राज्यों में भारत में विधान परिषद जो है कि है। हालांकि विधान परिषद अंतिम रूप से संसद ही उसका निर्माण या उसको समाप्त करती है, पर राज्य जो मांग करते हैं वो इसी आधार पर मांग कर सकते हैं, 169 के आधार पर। प्रश्न संख्या 85, एक विधेयक विधानसभा ने पारित कर दिया और उसे राज्यपाल के पास अनुमति के लिए प्रेषित किया गया। राज्यपाल ने विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित कर दिया, राष्ट्रपति ने कुछ संदेशों के साथ विधेयक विधानसभा के पास भेज दिया, विधानसभा ने उन संदेशों की उपेक्षा करते हुए विधेयक पुनः पारित कर दिया। अब क्या होगा? तो ऐसा बिल यदि सदन द्वारा पुनः पारित कर दिया जाता है तो इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ पुनः भेजा जाएगा, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 86, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की अनुसूची 4 में कौन सा कार्य सूचीबद्ध नहीं है? तो ग्रामीण खेल जो है कि उसमें सूचीबद्ध नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 87 का संबंध मध्य प्रदेश से है, इसीलिए इसको यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। प्रश्न संख्या 88, नक्सल माओवादी आत्मसमर्पण प्रोत्साहन से संबंधित, यह भी मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, इसलिए इसको छोड़ देना है। भारत में बजट की देखरेख के लिए वित्त विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई? अब वित्त विभाग की स्थापना बजट की देखरेख के लिए कब की गई? तो आंसर की में जो दिया गया था बी 1843 में, जबकि हालांकि बजट तो 1861 के बाद से जो है कि भारत में प्रस्तुत किया जाने लगा, तो पता नहीं कैसे 1843 यहाँ पर दिया हुआ था। इस कारण से अब मैंने ऑप्शन तो लगा दिया 1843, पर
मैं किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर सही मान करके नहीं चल रहा हूँ। प्रश्न संख्या 90, भारत में प्रशासनिक सेवा के लिए सर्वप्रथम प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो सर्वप्रथम प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1947 में दिल्ली में की गई थी। हालांकि भारत में लोक सेवाओं का जनक जो है कि लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। प्रश्न संख्या 91, निष्पादन बजट शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो यह प्रथम हूवर आयोग 1949 के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 92, न्यायालय के संदर्भ में उत्प्रेषण का अर्थ क्या है? तो उत्प्रेषण का अर्थ न्यायालय के संदर्भ में होता है प्रमाणित किया जाना है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 93, लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में निर्वाचन क्षेत्रों तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी राज्यों किस संगठन का सर्वोच्च अंग माना जाता है? तो वह महासभा को माना जाता है। और इस अमेरिकी राज्यों के संगठन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स का जो गठन है वो 1948 में जो है कि होता है। प्रश्न संख्या 95, मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की स्थायी समिति क्या है? तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। हालांकि मैंने ऑप्शन यहाँ पर टिक किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, पर मैं फिलहाल इसको छोड़ दे रहा हूँ। किसी राज्य प्रश्न संख्या 96, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में निम्नांकित में से क्या सही नहीं है? तो सी यहाँ पर सही नहीं है। भारत के किसी भी नागरिक को राष्ट्रपति के केवल हस्ताक्षर पर राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 97, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत देने के अधिकार के विषय में क्या सही है? तो समान मत आने पर की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत देने के लिए वह बाध्य नहीं है। और इस प्रकार से यहाँ पर केवल कथन एक सही है। प्रश्न संख्या 98, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए नैतिक सापेक्षवाद को किसने जिम्मेदार ठहराया? तो डेविड ईस्टन ने इसको जिम्मेदार ठहराया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित में से कौन सहमति परक कंसोशिएशनल लोकतंत्र की से संबंधित है? तो अरेंड लिचफर्ट इससे संबंधित हैं। उनकी बुक का भी नाम है कंसोशिएशनल डेमोक्रेसी। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से लोकतंत्र का कौन सा रूप अल्पसंख्यकों के लिए समूह भागीदारी और आवाज़ पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? तो यह सहमति परक लोकतंत्र या कंसोशिएशनल डेमोक्रेसी जो पूर्व में बात की गई वो है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 101, उच्च न्यायालय के संदर्भ में सही क्या है? तो कथन 1 है, न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो कि सही है। कथन 2, न्यायाधीशों का भारत की सीमा में अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकता है, जो कि सही है। कथन 3, न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया से भी हटाया जा सकता है, वो भी सही है। और कथन 4, न्यायाधीश 62 वर्ष की अवस्था में सेवानिवृत्त होंगे। अतः चारों कथन सही हैं, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर जो है कि सही होगा। प्रश्न संख्या 102, संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार यह अनिवार्य बनाया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कि इसको अनिवार्य बनाया गया। और भारतीय संविधान में जो मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख है वह अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। वहीं भारतीय संविधान में जो मंत्रिमंडल शब्द का या कैबिनेट शब्द का उल्लेख है वह अनुच्छेद 352(3) में किया गया है। प्रश्न संख्या 103, निम्न में से किस याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? तो प्रतिषेध है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा, लेकिन प्रतिबंध याचिका का प्रावधान नहीं आता। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 104, एक्विनास ने कानूनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया, सही को पहचाने। तो एक्विनास जो कानूनों का वर्गीकरण करते हैं वो शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून, मानवीय कानून में करते हैं। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 105, निम्नलिखित में से कौन सा अपने सभी रूपों में उदारवाद का केंद्रीय विषय है? तो उदारवाद का केंद्रीय विषय यहाँ पर राज्यों के प्रतिस्पर्धी हितों के बीच सद्भाव या संतुलन की धारणा है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 106, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में नकारात्मक शांति का तात्पर्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। वह अवधि जब युद्ध ना तो आसन्न होता है और ना ही वास्तव में लड़ा जाता है, लेकिन युद्ध को जन्म देने वाली शक्तियाँ अपनी जगह पर बनी रहती हैं। प्रश्न संख्या 107, वर्ष 2023 में कौन से देश ने ओपेक से अपनी सदस्यता वापस ली? तो अंगोला के द्वारा ओपेक से अपनी सदस्यता वापस ली गई थी। ओपेक जैसा कि आप लोग जानते हैं तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है और इसका गठन जो है कि 1960 में बगदाद में किया गया था। प्रश्न संख्या 108, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सी विशेषता साधारण तौर पर विचारधारा से नहीं जुड़ी हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है, सभी देशों द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत होना। प्रश्न संख्या 109, भारत ने बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये 1974 में किए गए थे। प्रश्न संख्या 110, भारत ने कब
तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क्षेत्र का हिस्सा माना, तो यह जून 2003 में माना गया था, जबकि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी चीन यात्रा पर गए हुए थे। प्रश्न संख्या 111, बर्लिन ने स्वतंत्रता के दो सिद्धांतों की सफलता का खंडन कौन करता है? तो बर्लिन के स्वतंत्रता के जो दो सिद्धांत हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता, उसका खंडन जो है कि गेराल्ड मैककैलम के द्वारा किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। प्रश्न संख्या 112, प्रशासन के नियम भाग हैं, तो प्रशासन के नियम प्रशासनिक सिद्धांत के भाग हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 113, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष शब्द जो है कि उसका उल्लेख है। प्रश्न संख्या 114, मंत्रिपरिषद कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया? जो कि पूर्व मैंने आपको बताया था कि 352(3) में जो है कि मंत्रिपरिषद नहीं मंत्रिमंडल शब्द है, यहाँ पर गलत यह मिस प्रिंट हुआ है हिंदी में। कैबिनेट का आशा होता है मंत्रिमंडल, तो 352 में ये किया गया है। हाँ, यदि मंत्रिपरिषद होता तो अनुच्छेद 74-75 दोनों जो है कि वहाँ पर सही हो जाते। प्रश्न संख्या 115, सही उत्तर का चयन करें। सूची 1, सूची 2, तृतीय अनुसूची का संबंध अभिकथन या शपथ के प्रारूप से है। नवी अनुसूची जो है कि कुछ अधिनियमों का वैधीकरण है, और पहले संविधान संशोधन द्वारा जो है कि नवी अनुसूची ही जोड़ी गई थी। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। चौथी अनुसूची में उच्च सदन में सीटों का बंटवारा अर्थात राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का उल्लेख है, और 10वीं अनुसूची जो है कि दल बदल से संबंधित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 116, बहुतंत्र का विचार किससे संबंधित है? तो ये रॉबर्ट डाहल से संबंधित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 117, जटिल समानता की बात किसने की? तो ये मिशेल वाल्जर के द्वारा की गई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प जो है कि बी होगा। प्रश्न संख्या 118, निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह विचार दिया कि हाब्स राजनीति को आज़ादी और सुरक्षा संबंधी सार्वत्रिक यूनिवर्सल मानवीय दुविधा का एक पहलू समझता है? तो ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर विकल्प डी है, के मेनन। प्रश्न संख्या 118, लाख की स्वतंत्रता की संकल्पना का सबसे प्रमुख घटक समानता है। लाख की स्वतंत्रता की संकल्पना की नैतिक रूपरेखा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो वह प्राकृतिक कानून पर आधारित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर जो है कि ए होगा। प्रश्न संख्या 120, भारत की कौन सी जगह लोक प्रशासन के 4 मठों में सम्मिलित नहीं है? तो वह दिल्ली सम्मिलित नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 121, यह कथन किसका है कि न्याय अनुपातिक होता है? तो यह अरस्तू का कथन है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 122, नौकरशाही का दृष्टिकोण संरचनात्मक, व्यावहारिक और उपलब्धियों के आयामों पर आधारित है। यह मत किसका है? तो यह मत बाटा के डी का है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 123, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पारस्परिक सुनिश्चित विनाश शब्दावली की अवधारणा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है? तो यह परमाणु अवरोध से जुड़ी हुई है। ये जो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है, और एक बुक में ये मुझे दिखाई दिया। उस बुक का रिव्यू मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर किया हुआ है। बुक का नाम है द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। हालांकि वो इंग्लिश में बुक है पर बहुत अच्छी बुक है, और यदि वो बुक रिव्यू आप वहाँ देखना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके आप जो है कि देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 124, शीत युद्ध के दौरान भारत के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्राथमिक महत्व क्या था? तो शीत युद्ध के दौरान भारत का जो प्राथमिक महत्व था वह इस आंदोलन ने भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्णय और अपना पक्ष रखने की अनुमति दी, यही था। अर्थात यदि भारत की गुटनिरपेक्षता नहीं अपनाता और तत्कालीन जो दो गुट थे यूएसए और यूएसएसआर, उनमें से किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो भारत की जो स्वतंत्रता थी वो समाप्त हो जाती और वो किन्हीं देशों का पिछलग्गू बन करके वहाँ रह जाता। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 125, वर्ष 1824 में निम्नलिखित में से कौन सा त्रैमासिक अंग्रेजी प्रकाशन जेरेमी बेंथम द्वारा प्रारंभ किया गया? तो वो दी वेस्टमिनिस्टर रिव्यू का जो है कि प्रारंभ किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 126, लूथर गुलिक की सारांश पुस्तकार्व में ओ का वास्तविक अर्थ क्या है? तो ओ का वास्तविक अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठित करना। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 127, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्मार्ट पावर शब्द किसने गढ़ा? तो स्मार्ट पावर शब्द अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब जो ऑफिशियल आंसर की दी गई थी उसमें जोसेफ नेई दिया गया है, जबकि जोसेफ नेई ने स्मार्ट पावर नहीं बल्कि सॉफ्ट पावर शब्द जो है कि गढ़ा हुआ है। तो इसको जो है कि फिलहाल आंसर की के अनुसार तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कि विकल्प सी ही है।
मुझे लगता है कि यहाँ पर हिंदी में मिसप्रिंट हो गया है और वो सॉफ्ट पावर ही है। प्रश्न संख्या 128, निगमवादी राज्य की स्थापना का प्रयास किया। तो निगमवादी राज्य की स्थापना का प्रयास जो है कि मुसोलिनी के द्वारा किया गया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 129, सिंक ऑन लोकलिज्म शब्दावली किसने प्रयुक्त किया था? तो यह B.R. अम्बेडकर के द्वारा प्रयुक्त किया गया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 130, किसने राज्य के लिए धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी? तो मार्सिलियो के द्वारा जो है कि धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी गई, जो कि एक मध्यकालीन विचारक हैं, प्राचीन मध्यकालीन विचारक हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प जो है कि ए होगा। प्रश्न संख्या 131, निम्न में से अरस्तुवाद एवं ईसाई धर्म के बीच संवाद या संश्लेषण का प्रयास किसने किया? तो वो सेंट थॉमस एक्विनास के ने किया गया था, और इसी कारण से एक्विनास को जो है कि मध्यकाल का अरस्तु भी कहा जाता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 132, राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो छठा भाग यानी कि 1/6 सदस्यों को जो है कि राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। प्रश्न संख्या 133, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधान परिषद को समाप्त कर सकती है? तो संसद जो है कि राज्य विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। प्रश्न संख्या 134, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपने लेख कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे में तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के संदर्भ में लिखा कि तुलनात्मक राजनीति या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं? तो ये G.K. रॉबर्ट्स ने कहा था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 135, निम्नलिखित में से किस देश की संघीय सभा संघीय अधिकरण के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है? तो ये स्विट्जरलैंड में व्यवस्था, था। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। अभी एक नई करंट में न्यूज़ आ रही है कि मैक्सिको में एक व्यवस्था की गई है कि मैक्सिको में जो न्यायाधीश होंगे न्यायालयों के, उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा जो है कि किया जाएगा। प्रश्न संख्या 136, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने की दिशा में कदम उठाएंगे तथा उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां सौंपेंगे। इस उपबंध का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में राजनीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है कि इसका उपबंध किया गया है, जो कि गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। प्रश्न संख्या 137, यह किसका मत है कि विकास का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है? तो जेराल्ड ई काइडन का यह मत है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 138, औपचारिक संगठन का सर्वाधिक जाना पहचाना मॉडल क्या है? तो वो नौकरशाही, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 139, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक H.J. मार्गेंथाउ द्वारा नहीं लिखी गई है? तो अनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, यह पुस्तक मार्गेंथाउ की नहीं है, तब इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 140, वेबर की नौकरशाही का प्रतिदर्श विकासशील देशों के अनुरूप नहीं है, यह पश्चिमी देशों के उत्पाद के रूप में है, यह मत किसका है? तो यह मत जो है रॉबर्ट प्रेस्थस्ट का है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 141, योगदान संतुष्टि संतुलन सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो चेस्टर आई बर्नार्ड के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था, जो कि लोक प्रशासन से संबंधित है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 142, संगठन में मनोबल को कर्मचारियों की समस्या मनोवृत्ति माना गया है, यह कथन किस विद्वान का है कि यह मनोबल वह मानसिक दशा है जो उत्साह भावना आशा विश्वास जैसे मानसिक घटकों पर निर्भर करती है? तो यह वेस्टर आंसर की में मुझे आंसर की से मैंने इसे लगाया है और मैंने चेक नहीं किया हालांकि, पर इस आंसर की में इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी बताया गया है, वेस्टर। प्रश्न संख्या 143, निर्णय वृक्ष उपागम में हम मान्यता प्रयुक्त करते हैं तो अपेक्षा नियम को प्रयुक्त करते हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 144, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने शासन के मंत्रिमंडलीय प्रणाली के लिए पहली बार प्रधानमंत्री शासन शब्द गढ़ा था? तो रिचर्ड क्रासमैन के द्वारा यह शब्द गढ़ा गया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 145, आदेश की एकता के नियम को अस्वीकार किया। तो आदेश की एकता के नियम को वैज्ञानिक प्रबंध उपागम के जनक F.W. टेलर ने अस्वीकार कर दिया था। आदेश की एकता का नियम यह कहता है कि एक श्रमिक को या एक अधीनस्थ कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश लेना चाहिए, वहीं F.W. टेलर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कार्यात्मक फोर्समैनशिप होनी चाहिए और एक कर्मचारी को 8 अपने ऊपर के अधिकारियों से जो है कि आदेश वहाँ पर लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 146, निम्नलिखित में से किसी सभाओं के पतन का कारक नहीं माना जाता? तो मिली जुली सरकारों का विकास जो है कि सभाओं के पतन का एक कारक नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। प्रश्न संख्या 147, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को कहा जाता है? तो निष्पक्षता के रूप में न्याय कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। प्रश्न संख्या 148, किसने कहा कि स्वतंत्रता और समानता विरोधाभासी अवधारणा है, स्वतंत्रता केवल एक समान समाज में ही पनप सकती है? तो यह लॉर्ड एक्टन और टॉकविले के द्वारा कहा गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है।
प्रश्न संख्या 149, एडमिनिस्ट्रेशन शब्दावली लैटिन शब्दों एड तथा एडमिनिस्ट्रेशन से निकली है। इसमें एड का अर्थ क्या है? तो एड का अर्थ है टू, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 150, अरस्तु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अरस्तु न्याय और समानता के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है और कहता है कि समानता के लिए न्याय को कायम रखा जाता है। न्याय सभी लोगों के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ समान लोगों के लिए है। कथन 2, न्यायपूर्ण होने के लिए असमानता को कायम रखा जाता है। असमानता सभी लोगों के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ असमान लोगों के लिए है। अतः यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, कथन 1 और कथन 2। इस प्रकार से यह हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के राजनीति शास्त्र विषय के विभिन्न प्रश्नों का अवलोकन हुआ। मुझे उम्मीद है कि यह अवलोकन आप लोगों को आगामी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में कोई ना कोई सहायता अवश्य प्रदान करेगा। इन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न पुस्तकों से, तो कुछ पुस्तकों का अवलोकन या समीक्षा मैंने अपने YouTube चैनल में की हुई हैं। अतः मेरे YouTube चैनल पर जा कर के उन समीक्षाओं को अवश्य देखें तथा अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस वीडियो के संबंध में आपकी क्या राय है वह भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं तथा मेरे इस चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।